हम लोग टॉपिक कर रहे थे मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। उसमें हमने कर लिया था कि इन्वेंट्री के टॉपिक कर रहे थे हम लोग। कंपनी में जो इन्वेंट्री की जाएगी या फिर स्टॉक मटेरियल जो है उसको संभाल के रखने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स वो यूज करेंगे। काफी टेक्निक्स हमने कल कर ली थी। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने कर लिया था वेरियस स्टॉक लेवल का। उन्हीं टेक्निक्स में एक क्वेश्चन और भी हमारे पास आता है EOQ। कुछ कंपनी इसमें भी काम करती हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका जो फॉर्मूला है 2AB डिवाइड बाय SC बोल सकते हैं, या फिर अल्टरनेटली 2AB डिवाइड बाय C भी बोल सकते हैं। ये जो हमें क्वेश्चन आएगा बाय द वे आएगा तो 2 नंबर में आएगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ लिखनी होती है डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स कौन कौन सी है। तो उसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी टेक्निक्स ही आएगी। कंपनी जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ध्यान देके चलती है कि उनको लगता है कि इतना क्वांटिटी हमें हर बार जो स्टॉक मतलब इशू करवाना है या फिर रॉ मटेरियल मंगवाना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेशन करके रख लेते हैं। इसको कैलकुलेट करना है तो उसके फॉर्मूले में 2 का मीनिंग तो सबको पता ही अभी 2 ही रहेगा। ए का मतलब हो गया कि कंपनी की जो एनुअल कंजम्पशन है, जो कंपनी में पूरे साल में कितना सामान लगता है या रॉ मटेरियल लगता है, उसको लिखा जाएगा। बी का मतलब होता है कि उन्होंने लिखा कि बाइंग या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको बाइंग वैल्यू भी बोल सकते हैं या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। कंपनी अगर ऑर्डर लगाती है तो उनको कितने पैसे ऑर्डर लगाने पे लगते हैं। नीचे हमारे पास आ रहा है एस और सी। एस का मीनिंग होता है स्टोरेज कॉस्ट, जिसको हम लोग कैरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। स्टोर में सामान रखते हो उसकी कॉस्ट लगती है ना, स्टोरमैन की सैलरी होगी या वेयर हाउस के जो पर्सन रखे हुए हैं या फिर कोई गार्ड वगैरह रखे हैं, वो सारी कॉस्ट इसमें आ जाती है, जिसको स्टोरेज कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। जो इसमें सी लिखा है इसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपके पास ये फॉर्मूला तो सीधा इसमें भी ले लेंगे, कैरिंग कॉस्ट ही बोलते हैं सी को। ठीक है, अगर एस सी लिखा है तो स्टोरेज कॉस्ट, सी साथ में आ गया तो कॉस्ट पर यूनिट। कई बार आपको क्वेश्चन आया तो उसमें कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू लिखी हुई तो फॉर्मूला ये लगाने वाले हैं। अगर कॉस्ट पर यूनिट नहीं लिखा हुआ तो फॉर्मूला ये लगाने वाले। सिंपल वर्डिंग में आपको ये सब कुछ दिया होगा। एनुअल इन्वेस्ट कंजम्पशन दी होगी, बाइंग या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दी होगी, स्टोरेज कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट भी दी होगी। अगर कॉस्ट पर यूनिट भी आपके क्वेश्चन में लिखा हो तो फिर ये फॉर्मूला आपको ले सकते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन किया भी हुआ है, कैलकुलेट EOQ एनुअल रिक्वायरमेंट। किसी कंपनी की एनुअल रिक्वायरमेंट जो है 1600, मतलब पूरे साल की जो कंजम्पशन है उनकी वो 1600 की। उसके बाद लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट। पर यूनिट की कॉस्ट 40 रुपए है। उसके बाद लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग। कंपनी को कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग मीन्स ऑर्डर प्लेस करने पे और रिसीव करने पे जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 50 रुपए, क्योंकि हमने 2 रुपए। उसके बाद हमारे पास आता है स्टोरेज कॉस्ट या फिर एवरेज, जो हमें उन्होंने बोला कि कॉस्ट पर यूनिट, और या फिर जिसको हम कैरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बोला कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 10% ऑन वैल्यू। वैल्यू के ऊपर 10%। हमारी कंपनी में अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल देख रहे हैं कितना है 40, तो हम इसका 10% लेंगे। आपके क्वेश्चन में किया हुआ है 10% ऑफ 40, 40 का 10% लेके हम अपना आंसर सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने आंसर आपका निकाला है 200 यूनिट। मतलब टोटल को इनको मल्टीप्लाई किया, 40 का 10% लेंगे, जो भी वैल्यू आ रही है 40 का 10%, उससे सबको डिवाइड करके जो हमने ओवर स्क्वायर रूट किया हमने वो सारा खत्म कर देंगे। तो हमारे पास आंसर जो इन्होंने 200 यूनिट बनाए हैं बहुत सिंपल तरीके से निकल सकता है। अगर वर्डिंग सिंपल होती है, कैरिंग कॉस्ट दी हो तो हम यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट लिख लेंगे, नहीं तो मटेरियल की कॉस्ट दी होगी उस पर आपको बता देंगे कितने परसेंट के हिसाब से आपको वैल्यू लेनी है। मटेरियल की कॉस्ट के हिसाब से परसेंटेज वैल्यू ले लेंगे। अभी 40 का 10% निकालेंगे, इससे इसको निकालना आता है। 40 का 10% निकालना हो तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, मतलब जो इन्होंने डिवाइड किया होगा तो वो 4 से किया होगा। 0 हो गया। ये था आपके पास टॉपिक EOQ का, जो आपका हुआ खत्म। ये भी टेक्निक थी हमारे कंपनी में मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए या फिर मटेरियल की केयर करने के लिए। इसके बाद एक और टेक्निक्स कंपनी यूज करती है कि हमारी कंपनी में मटेरियल के लिए प्रॉपर अगर केयर करना है, डिफरेंट मेथड, वो हमने पहले सेमेस्टर में कर लिए हैं भैया, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ चलो नाम लिखने जरूरी है। मेथड यूज करते हैं FIFO। कोई पर्सन होगा इसको मेथड ना आता हो, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
पहले जो सामान आया पहले ही जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई वेस्टेज ना हो। क्योंकि कंपनी के पास अगर सामान बड़ा रहेगा, पहले सामान आया जाता रहेगा, टाइम के बाद नया सामान स्टोर होगा, नया बाद में जब जाएगा। दूसरा मेथड कंपनी यूज करती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले सामान होगा वो पड़ा ही रह जाता है कंपनी के पास, जो लास्ट में आया होगा पहले उसको भेजेंगे। फिर आता है FIFO, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। मान लीजिए कंपनी को 3 सामान आए हैं, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का, तो कंपनी सबसे पहले 15 रुपए वाला सामान इश्यू करेगी, बाद में दूसरों को इश्यू करेगी। इसके बाद एक और मेथड आता है WIFO, जिसको एवरेज मेथड भी बोल सकते हैं या फिर वेटेड एवरेज मेथड भी बोल सकते हैं। ये 3 सामान आपके पास हैं, इन तीनों का टोटल किया जाएगा, डिवाइड करके जो वैल्यू निकलेगी उसके हिसाब से इश्यू करेंगे। परचेज तो सेम अलग अलग रेट में ही होने वाले। जब इश्यू करना है 15, 10, 25, 30, तो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 रुपए। तो जब कंपनी इश्यू करेगी सामान तो एवरेज के हिसाब से इश्यू करने वाली है। ये मेथड हमने लास्ट सेमेस्टर में कर लिए थे। कोई ऐसा पर्सन जिसको ना आते हो, किए थे हमने लास्ट सेमेस्टर, बहुत अच्छे तरीके से किए थे। मेरे साथ 2 से 3 दिन भी लगाए थे हमने इस टॉपिक के ऊपर। फिर भी आपको लगे कि हाँ आपको नहीं आ रहा है, एक बार घर से ट्राई कर लीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मे भी शायद आपके पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई दिया हो तो उसको करके देख लेना, ना होगा तो फिर हम लोग कर लेंगे। ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स जो कंपनी यूज करती है मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद इसी टॉपिक में हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको हम बोलेंगे मटेरियल लॉस। मटेरियल लॉसेस का मतलब क्या होता है? जब कंपनी में किसी भी प्रकार का मटेरियल को हैंडल करने पे, मटेरियल को संभाल के रखने पे, या फिर प्रोसेस के टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, जैसे हम बोले प्रोडक्शन के टाइम पे, जितने प्रकार का भी लॉस होता है जिसको हम बोलते हैं मटेरियल का वेस्टेज हो गया, उसको बोलते हैं मटेरियल लॉस। जो लॉस होंगे ये भी 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल लॉस, एक होते हैं अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो होता है जब हमें पता है कि कंपनी में काम चल रहा है, ये लॉस ऑलवेज होता है, लेकिन ये अनअवॉइडेबल होता है। कंपनी कोशिश ऑलवेज करती है कि इसके लॉस को हम कम करें। इस तरह के लॉस को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जब भी कंपनी में काम चल रहा होगा, कंपनी को पता है कि ये लॉस होना ही होना है, मे बी जो कंपनी में पर्सन काम कर रहे हैं वो सामान उनसे गिर सकता है, तो कंपनी ऑलवेज उस चीज को अवॉइड कर सकती है। इसको अनअवॉइडेबल लॉस बोलते हैं। एक होता है अबनॉर्मल लॉस, जिसके बारे में कंपनी ने कभी भी नहीं सोचा होता और ये अवॉइडेबल ही होता है, कंपनी को ये अवॉइड भी करना पड़ता है। जैसे बोलो कि चलता चलते मशीन रुक गई, अब जितना टाइम मशीन रुकी रहेंगी सारे एम्प्लॉइज फ्री बैठेंगे तो मे बी कंपनी का तो नुकसान होगा ही होगा। तो ऐसा लॉस कंपनी का अबनॉर्मल होता है जिसके बारे में कंपनी ने नहीं सोचा होता और ये अवॉइडेबल ही होता है, कंपनी को अवॉइड करना ही पड़ता है। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि आज आप सुबह 8-9 बजे ड्यूटी पे आए हैं, मशीनें चल रही थी, 10 बजे बंद होंगी, सब बंदे काम कर रहे थे, अभी मशीन शाम को 4 बजे चली है, छुट्टी तो आपकी 6 बजे हुई जानी है। कंपनी आपको ये नहीं बोल सकती कि जितना टाइम फ्री बैठे हैं अभी 6 बजे की जाए आप रात को 10 बजे 11 बजे घर जाए, ये कभी नहीं हो सकता। तो कंपनी अवॉइड करती है उन चीजों को, तो ये अवॉइडेबल लॉस होते हैं। 2 प्रकार के लॉस क्लियर हो गए। सिंपल वर्ड में बोले तो नॉर्मल और अबनॉर्मल, या फिर अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल लॉस होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ मटेरियल लॉसेस। मटेरियल लॉसेस को कहते हैं कंट्रोल करना, कैसे कर सकते हैं? अगर प्रॉपर केयर करें, प्रॉपर इन्वेंट्री करें, टाइम से अपना बंदा आइडल टाइम को रिड्यूस करें, तो कंपनी में ये सारी चीजों को कवर किया जा सकता है। सबसे बड़ा मेन रीजन होता है कि अगर कंपनी में आइडल टाइम ज्यादा है तो कंपनी में लॉस होंगे ही होंगे। प्रॉपर टाइम अगर आपने नहीं दिया हुआ, स्पेशली रिफ्रेशमेंट के लिए, आपको खाने पीने टाइम के लिए प्रॉपर टाइम नहीं है, चाय पीनी है या पानी पीने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं है कंपनी में, तो लॉस होगा ही होगा। इसलिए कंपनी पूरे 8 घंटे की ड्यूटी में आपको 2 बार तो चाय पिलाते हैं, पी लेने दो इनको, नशा इनका पूरा करवाएं तभी ये काम करेंगे। और आधा घंटा या पौना घंटा आपको खाना पीने के लिए भी देते हैं, वो भी रोटी खा लो आराम से। खाना ना खाने दिया गया तो बस कल से काम पे नहीं आएंगे, ये काम भी हो जाती है। लंगर नहीं लगाते, वही बर्गर लंगर लगाते हैं, फिर तो हमें काम ही नहीं करना। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस। अगर मटेरियल जो लॉसेस होते हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कंपनी का लेबर की कॉस्ट निकालने की कोशिश करेगी। जितनी भी कंपनी में लेबर काम कर रहे होते हैं, मीन्स जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनकी लेबर की कॉस्ट को सेट करने जाएंगे। लेबर कॉस्ट जो है, क्योंकि कंपनी को पता है जितने एम्प्लॉइज रखे होंगे उनकी इतनी सैलरी तो उन्होंने देनी है, उनसे उतना काम करवाया जाए। लेबर कॉस्ट उसको बोलते हैं। लेबर कॉस्ट को कहता है 2 प्रकार से देखेंगे वो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट जो कंपनी में पक्के इनरोल पे काम कर रहे हैं
वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, जिसको कंपनी हर महीने सैलरी दे ही दे रहे हैं, पक्का उनको पता है। इनडायरेक्ट होती है, कई बार कंपनी को स्पेशल पर्सन या फिर एक्स्ट्रा पर्सन जो इमरजेंसी बेस पे बुलाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ पर्सन हमारे पास कम है प्रोडक्शन में या फिर पैकिंग में, तो बाहर से कुछ पर्सन को डेली बेस पे बुला लेते हैं। कभी कोई पर्सन आ रहा है, कभी कोई पर्सन आ रहा है, लेकिन कॉस्ट तो कंपनी को सेम डेली बेस पे लगती है, उसको इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। कंपनी में कौन कौन सी ऐसी संस्थान होते हैं या फिर कौन सी ऐसी कमिटीज बनी होती हैं जो लेबर कॉस्ट को सेटअप करने के लिए बनी होती हैं। सबसे पहले पर्सनल डिपार्टमेंट, कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट, ये लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। किस टाइम पे रिक्रूटमेंट करनी है, किन पर्सन को ट्रेनिंग देनी है, किन पर्सन को हटाना है, ये सारा काम जो है एचआर डिपार्टमेंट का होता है, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि अगर पर्सन के, क्योंकि उनके पास प्रॉपर रिपोर्ट जाती है, वो आपका प्रॉपर रिपोर्ट के ऊपर आपका डाटा बनाते चले जाएंगे, उसी साल से आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी लगाएंगे। अगर आप परमानेंट छुट्टियों पे हैं तो किसी दिन आपको बाहर के बोर्ड ही लगा देते हैं भी आप अंदर ही मत आइए, भी छुट्टी हो गई आपकी, तो ऐसा भी कई बार कर वो देते हैं। दूसरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिस जॉब पे आपको रखा जाता है वहां पे आपका कोई भी सीनियर पर्सन होगा, आपकी जॉब की एनालिसिस करता है वो आपको, आप कंपनी में चले जाए, मैं अकाउंट्स का टोटल काम जानता हूँ, कंपनी ने बिना पूछे आपको रख भी लिया, जब आपको एंट्रियां दी गई आप सुबह से शाम तक कंप्यूटर ही बस चलाते रह गए, कंप्यूटर नहीं ऑन करना आया, तो वहां पे भी आपको कंपनी निकालने की कोशिश करेगी, भाई इसको तो कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता तो एंट्रियां क्या डालेगा, तो ये भी गड़बड़ वहां पर भी चेक करते हैं। उसके बाद आएगा टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो कंपनी में आपकी सैलरी बनाने वाला पर्सन होंगे। टाइम कीपिंग वाले डिपार्टमेंट वही पर्सन होंगे जो आपका गेट पे इन और आउट भी चेक कर रहे हैं। अभी इनका तो मतलब हो गया, अभी कंपनी ने बोला हुआ 9 बजे कंपनी स्टार्ट होनी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप 9 बजे पूरे 9 बजेंगे और गेट पे एंट्री करवाएंगे कि 9 बजे, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट पहले आपको आना होता है। जैसे आपकी क्लास है तो आप लोग पहले आ ही जाते हैं, आपको पता है 7:40 की क्लास है, 7:30 7:35 कई बार लेट हो गए तो भाई किसी को भी रोक के बोलो फटाफट छोड़ के आ, तो ऐसा भी हम कई बार कर लेते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाती फिर वो बंदा देखता नहीं कौन है या नहीं है, फिर से मुझे मर्जी है बैठ के चले जाना हमने, फिर पहुंच जाते हैं हम लोग टाइम पे। अभी बाद में बोला जाए हमारी एग्जिट जो है 6 बजे है, तो इसका टाइम रिकॉर्ड दिखाने कंपनी ये देखती है कि कौन बंदा 6 बजे गेट पे खड़ा है बाहर जाने के लिए, मतलब जो बंदा गेट पे मिलेगा तो कम से कम 5-10 मिनट पहले तो अपने जॉब से उठा, मतलब अपनी सीट से उठ के आया होगा कि उसने पहले तैयार श्यार भी होना, क्योंकि बाहर निकलना उनको लगे भी अजय देवगन या कोई एक्टर निकला है बाहर, है ना, तो तैयार होकर निकलने के लिए पहले ही देख लेते हैं। तो इन चीजों का भी प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाता है। ये आपके टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होगी। गुड मॉर्निंग। जो 6 बजे के 5 मिनट पे, 6 बजे के 5 मिनट 6:10 पे गेट पे आ रहा है, तो कंपनी उसको ऐसे ही समझते हैं कि हाँ ये बंदा टाइम पर ही अपना काम कंप्लीट कर निकल के आ रहा है, तो उसका रिकॉर्ड अच्छा बन जाता है। ये भी कंपनी लेबर कॉस्ट को चेक करने के लिए लेती है। जो लगातार 6 बजे गेट पे मिलेगा, एक दिन गेट के बाहर ही मिलता है वो, वैसा होता है, इनको छोड़ो भाई, ये कंपनी के लिए काम करने वाले पसंद नहीं है। फिर उसके बाद आता है पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट जब आपकी कंपनी में आपकी सैलरी बन रही है, पूरे साल में आपकी सैलरीज का रिकॉर्ड देखा जाता है। एक साल में कौन कौन बंदा कितनी कितनी सैलरी देगा। जो एम्प्लॉइज हमेशा लोअर लेवल में रहते हैं, एक साल में सबसे कम थी, अगले साल में फिर सबसे कम है, फिर उसको अगले साल नहीं रखते कंपनी में, उनका फिर डिमोशन ही करना स्टार्ट करते हैं, प्रमोशन नहीं करते हैं, उनको ना तो प्रॉपर बोनस देते हैं, ना उसको प्रॉपर सैलरी मिलती है, तो एम्प्लॉइज खुद ही बेचारा छोड़ के निकल जाता है। अभी मेरा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, अभी चला हम लोग कैसी और जगह चले, झोला उठाए दूसरी तरफ चल देते हैं ना। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी कंपनी में लेबर की कॉस्ट को चेक करता रहेगा। जिस जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी जितनी लेबर लगी हुई है, क्या इफेक्टिव लेबर है या नहीं है, उसकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, उसके हिसाब से भी कंपनी में लेबर कॉस्ट को सेटअप किया जाता है। अगर मटेरियल को कंट्रोल करना है, मटेरियल लॉस को खत्म करना है, तो लेबर को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेबर कंट्रोल में सबसे पहले जो काम करता है पर्सनल डिपार्टमेंट ही काम करता है। पर्सनल डिपार्टमेंट कंपनी में सबसे पहले देखेगा कि आपकी जो वेजेस हैं, वेजेस पेमेंट्स वो किस प्रकार के दी गए हैं। कंपनी में मोस्टली हम लोग वेजेस लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से लेते हैं कि जितने दिन हमने महीने में काम किया उतनी सैलरी मिल जाती है। लेकिन डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट वेज प्लान सिस्टम को लेकर चलती हैं। सभी कंपनी में, अच्छी अच्छी कंपनी में तो वेज प्लान सिस्टम भी अलग अलग प्रकार के हैं, कोई सेम नहीं है कि महीने में काम किए जितने मिलने हैं। अलग अलग कंपनी में सिंपल कई बार टारगेट रख लेते हैं, अभी 60% से कम होगा या फिर 60% होगा तो नॉर्मल सैलरी मिलेगी, इससे ज्यादा होगी तो हम लोग एक्स्ट्रा आपको बोनस भी देंगे, इसके ज्यादा कम करोगे तो और एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे। तो अलग अलग मेथड भी यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन हमारे पास आ रहा है टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आवर्स वर्कड एंड रेट पर आवर। कंपनी में जितना आपने कंपनी में काम किया, जितने घंटे भी आप काम कर रहे हो, उसके हिसाब से अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम सिस्टम बोल सकते हैं। नंबर ऑफ आवर्स
वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ पर हावर लिख सकते हैं। हावर के अकॉर्डिंग हमारा जो रेट सैलरी बन रही होगी वो सैलरी मिल जाती है हमें। हम ऐसे देखते हैं हमारी कंपनी में जिन लोगों को महीने बाद जो सैलरी मिलती है पर डे के अकॉर्डिंग आपको चेक करके रखा होता है उन्होंने। एक दिन में 8 घंटे हैं, 8 घंटे के हिसाब से जो दिन के पैसे बन रहे हैं, जितने दिन आप कंपनी में काम करते हैं वो पैसे मिल जाते हैं। छुट्टी कर जाओगे, शनिवार की छुट्टी, एतवार की छुट्टी तो होती है, शनिवार की छुट्टी कर दी तो 1 दिन के पैसे काटेंगे। शनिवार छुट्टी, सोमवार छुट्टी तो पैसे 3 दिन के काट लेंगे। भाई आप लोग क्लोजिंग डे पे भी नहीं आए, ओपनिंग डे पे भी नहीं आए, तो बीच वाले डे भी आपकी छुट्टी थी, मतलब घूमने जा रखे थे कहीं, तो आपके ऊपर बर्डन डल जाएगा, भी 3 दिन के पैसे कटेंगे। तो ये कंपनी में सिस्टम चलता है वो पर हावर के अकॉर्डिंग। जितना टाइम आपने कंपनी में काम किया अच्छी कंपनी में तो वैसे ही सैलरी आपको देंगे। ऐसा नहीं होता कि आप 4 दिन कंपनी में आए नहीं, आपके मामा लगे हुए हैं वो सैलरी बना देंगे, वो कभी नहीं होगा। मामा भी पैसे खुद अपनी जेब में डाल जाएगा, सैलरी अगर बना देगा तो पूरी, ठीक है भाई। दूसरा आता है उसके बाद पीस रेट सिस्टम। नंबर ऑफ पीस, हम ऐसा बोल सकते हैं पूरे महीने में या फिर पर डे के अकॉर्डिंग जितने पीस आपने बनाए मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ पर पीस। एक पीस बनाने के ऊपर क्या आपको पैसे मिलने चाहिए। कुछ कंपनी मैंने देखा है, बहुत सारी कंपनी जिसमें जो आईटीआई सेक्टर में पर्सन जो पर स्टडी करके जाते हैं, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनका अलग अलग फील्ड में जो पर्सन काम करते हैं उनमें मोस्टली ये सिस्टम चलता है। एक दिन में जितने पीस बनाओगे उस पीस के हिसाब से आपके पैसे। दिन में आपकी चाहे 1500 दिहाड़ी बन जाए, बनने को चाहे 2000 बन जाए, ना बने तो 500 ना बने, क्योंकि वो आपके ऊपर हो जाएगा। इसमें कंपनी को बेनिफिट ज्यादा होता है कि जितना बंदा काम करेगा उतने पैसे ले जाएगा, नहीं करेगा तो उसकी मर्जी है। हो सकता है अगर आपने दिन के 500 कमाने तो कम से कम आपको टारगेट होता है भी इतने पीस तो मैं बनाऊंगा। घर जल्दी जाना है तो कम से कम आप सोच के चलते हैं चलो चलते हैं, थोड़े से पैसे तो बना के लेके आए। इसमें कंपनी को मोस्टली लॉस होता है। 8 घंटे के हिसाब से मान लो कंपनी पर डे के पैसे दे रही है, 8 घंटे में आप लोग 1 घंटा चाय पीने खाना खाने में निकलता है, उसके बाद 1 घंटा आपका नहाने धोने में निकल जाता है कंपनी में, तो कंपनी को तो लॉस हो जाता है। 15-20 मिनट आने जाने में निकलते हैं, गेट से अंदर अपनी सीट पे आने में, फिर बाहर जाने में टाइम खराब करते हैं, तो कंपनी इसको लॉस होता है। आजकल कंपनी इस चीज को अडॉप्ट करते ले जा रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि सभी काम में ऐसा सेटअप करते हैं कि भाई इसके हिसाब से काम करवाओ लोगों से, जो काम करेंगे। बाहर की कंट्री में यही चीज है, पर हावर के अकॉर्डिंग वो पैसे देते हैं, भी घंटे में काम। वहां पर फ्री तो बैठने का टाइम ही नहीं है, तुम फ्री बैठोगे अगला बंदा फ्री हो जाता है, तो फ्री बैठने नहीं देते, उनका काम सिस्टम ही ऐसे बनाए हुए हैं। यहाँ पे पता है भी 2 यार दोस्त इकट्ठे हो गए, बस फ्री है कंपनी में, कंपनी का क्या लेना देना। उसके अलावा वेज पेमेंट सिस्टम में एक और मेथड भी इनके पास चलता है जिसको इंसेंटिव प्लान बोलते हैं। कंपनी इंसेंटिव प्लान के अकॉर्डिंग भी काम करती है। मींस जो आपकी सैलरी है वो तो मिलनी है, साथ में इंसेंटिव्स ऐड कर देते हैं। एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको इंसेंटिव या फिर बोनस मिलेंगे। उसमें अलग अलग पर्सन काम कर रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है हैसले प्रीमियम प्लान। कोई हैसले पर्सन था, उसने प्रीमियम प्लान सेटअप किया। उनने बोला कि सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट सिस्टम, दोनों सिस्टम को ये साथ में लेके चलता है। सिस्टम किस तरह से काम करता है, वर्कर आर पेड एट द रेट पर हावर और दैट द एक्चुअल टाइम टेकन बाय देम। कंपनी में जो पर्सन काम कर रहे हैं, एक्चुअल रेट ऑफ आवर्स और जितने घंटे उन्होंने काम किया वो तो पैसे कहता मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा, स्टैंडर्ड टाइम इज सेट फॉर द ईच पीस ऑफ वर्क जॉब ऑपरेशन। जब इस तरह का कोई इंसेंटिव प्लान आएगा, हैसले प्रीमियम प्लान है, उसमें एक स्टैंडर्ड टाइम सेटअप कर देंगे। किसी काम को कंप्लीट करने के लिए इतने ही घंटे हैं भाई आपके पास, इतने घंटे में आपको ये काम कंप्लीट करना ही करना है, तो आपके जो पैसे बनते हैं हम आपको देंगे। अगर इससे कम जा रहे हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इससे मतलब थोड़ी ज्यादा टाइम में जा रहे हो तो पैसे नहीं मिलने वाले, भी कम पैसे मिलेंगे। इससे कम टाइम में खत्म करोगे तो आपको एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव्स होंगे वो भी मिल जाएंगे। आगे लिखा है कि इफ वर्कर्स टेक स्टैंडर्ड टाइम और मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट हिज वर्क। अगर वर्कर को स्टैंडर्ड टाइम में या फिर इससे ज्यादा टाइम में अपना काम कंप्लीट करता है, हिज पेड वेजेस फॉर द एक्चुअल टाइम टेकन बाय एट द टाइम रेट। अगर वो बंदा इससे मान लो स्टैंडर्ड हो गया 10, बंदा क्या है 11 घंटे में काम कंप्लीट कर रहा है, तो उसको जो पैसे मिलने वाले हैं वो पैसे जो मिलेंगे इस रेट के अकॉर्डिंग मिलेंगे, कि जो भी आपने काम किया है, जितने पीस बनाए हैं उसके हिसाब से पैसे दे दो। तो कंपनी चेक कर लेगी जितना आपने काम किया होगा उसके हिसाब से पैसे देंगे। अगर कोई बंदा कहता भी स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम करता है, मीन्स कंपनी का टाइम भी बचाता है, तो कंपनी उसको बोनस में भी लेके जाएगी। पैसे तो उसको यही देने, मान लो उसने 9 घंटे में काम कर दिया, नंबर ऑफ आवर्स वर्क के पूरे पैसे मिलेंगे,
पूरे पैसे मान लो 8 घंटे के जितने पैसे हैं, मान लो कंपनी सेटअप किया हुआ है 8 घंटे के 500 रुपए हैं, तो 500 मिलेंगे। इस बंदे को पीस रेट में बन रहा है 300 रुपए, तो ये बंदा भी तो लॉस में चला गया क्योंकि इसने ज्यादा टाइम लिया कंपनी में। कंपनी इस तरह से भी काम करती है, फिर जो फिक्स है वो मिलेगा। कई बार कंपनी इसमें प्रीमियम भी सेटअप कर देती है कि जितना घंटे आपने काम किया 50% बोनस हम उसमें साथ में देंगे। कि मान लो इसके जो बनते हैं इसका 50% और ऐड हो गया, 250 रुपए और ऐड होके मिल जाएंगे, या 40% बोनस, वो कंपनी डिसाइड करेगी कितना % बोनस देना है। इसको बोलते हैं हम लोग हेस्ले प्रीमियम इंसेंटिव प्लान। इसको अगर डिफाइन करना हो कंपनी में, वो सिंपल एग्जांपल लेके आप कर सकते हो। दोनों सिस्टम लिखोगे साथ में, ऐसे ही दो कंपनी अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा काम कर रही है तो पीस रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे, स्टैंडर्ड से कम में काम करो तो नॉर्मल हावर रेट जो है उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, प्लस इंसेंटिव भी साथ में, जब बोनस जो है कंपनी वो भी आपको देगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है हेस्ले वायर प्लान। एसएस वो था प्रीमियम प्लान, इसमें तार सिस्टम लेके चलते हैं, कोई वो तार लगा देते हैं, जितना जिसको करंट लगेगा उस हिसाब से काम करेंगे। हेस्ले वायर प्लान बोनस इज इक्वल 30% ऑफ टाइम सेव। जितना % टाइम आप सेव करेंगे उसका 30% आपको मिलता चल जाएगा। इसमें आ गया कि जितना टाइम आप सेव कर रहे थे उसमें 50% बोनस दे रहे थे, इसमें आ कि 30% बोनस देंगे, इन्होंने लिखा भी है। सी आपके पास आ रहा है रोवन प्लान। जितना रोवो की कंपनी में, इसको इस नाम ही ऐसा लिखा उन्होंने, रोवन प्लान। वेज आर पेड ऑन द टाइम बेसिस और द एक्चुअल टाइम वर्क बाय द वर्कर। कंपनी में सैलरीज टाइम बेसिस पे मिलेंगे, जितना टाइम कंपनी में आपने काम किया। स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड फॉर द ईच पीस ऑफ वर्क और जॉब। सभी काम के लिए, सभी पीस रेट के लिए स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाएगा। वर्कर कंप्लीट इज वर्क स्टैंडर्ड टाइम इज मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, ही इज पेड वेजेस एक टाइम एक्चुअली। वही काम दोबारा ने बताया कि स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लोगे तो पैसे जो आपको पीस रेट के हिसाब से मिलेंगे। अगर वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम करता है तो उसको बोनस साथ में मिलेगा। वही पॉइंट आगे आ रहे हैं। बोनस इन्होंने लिखा है कैसे दिया जाएगा। बोनस इज द प्रोपोर्शन ऑफ द वेजेस ऑफ एक्चुअल टाइम टेकन, जितना टाइम बंदे ने लिया होगा। विच टाइम सेव्ड बियर स्टैंडर्ड टाइम इट्स फॉर्मूला, जितना टाइम उसने सेव किया होगा उसको स्टैंडर्ड टाइम से अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। फॉर्मूला लिखा उन्होंने, टाइम सेव्ड, जितना टाइम उसने सेव किया, डिवाइड किया जाएगा टाइम अलाउ, एक जॉब को काम करने के लिए कितने घंटे। से मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं कि एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए 10 घंटे हैं, बंदा काम कंप्लीट करके 8 घंटे में, हम 8/8 डिवाइड कर देंगे 10 से, मल्टीप्लाई कर देंगे जितना टाइम उसने काम को कंप्लीट करने के लिए किया। काम कंप्लीट करने के लिए 8 घंटे लिए हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम रेट, जो टाइम का रेट होगा। मान लीजिए टाइम रेट हमने लिखा होगा कि 20 रुपए या कुछ भी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पैसे बन रहे होंगे बंदे को एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इस तरह से इस फॉर्मूले को कंप्लीट उन्होंने किया है कि जो भी अगर आप टाइम से कम में काम कर रहे हो तो इस तरह से पैसे आपको बोनस में जो भी एक्स्ट्रा बन रहा होगा, चाहे 500 बन जाए चाहे 1000 बन रहा है, वो मिल जाएगा। अदरवाइज ज्यादा पैसे लेके चल रहे हो तो, ज्यादा टाइम ले रहे हो तो इस हिसाब से पैसे मिलेंगे। जितने पीस बनाओगे उतने पैसे ले लोगे, अदरवाइज एक्स्ट्रा आपको पैसे कुछ भी कंपनी में से मिलने वाले नहीं। इसके बाद एक और सिस्टम, टेलर समझते हो, जो दर्जी होते हैं, उनके हिसाब से इन्होंने मेथड बनाया हुआ है। टेलर वैसे पर्सन का नाम है, FW टेलर्स, ऐसे जिसको हम पूरा नाम मेरे ख्याल वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वही है, FW टेलर वही है। इस बंदे ने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में काम किया हुआ है। डे वर्क्स आर नॉट गारंटीड। इन्हें बोला कि कंपनी में डे वर्क गारंटी नहीं है कि पर डे के अकॉर्डिंग इतने पैसे आपको मिलेंगे। इट डज नॉट अश्योर एनी मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस टू दी वर्कर्स। इसमें वर्कर को कुछ भी मिनिमम वेजेस क्लियर नहीं की जाती कि आपको इतने पैसे तो मिलने ही मिलने हैं। डज नॉट मैटर, ये तो बोलते हैं कि आप काम करो कंपनी में तब पैसे मिलेंगे। ये साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ईच जॉब इज सेट वेरी केयरफुली आफ्टर टाइम एंड मोशन स्टडीज। कंपनी में स्टैंडर्ड टाइम बहुत केयरफुली मोशन स्टडी के अकॉर्डिंग सेटअप किया जाता है। कंपनी में स्टैंडर्ड टाइम सेट करेंगे तो पहले उस चीज की स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में हमारे हिसाब से इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसके हिसाब से वो सेटअप करते हैं।